हेलो एवरीवन, मेरा नाम राकेश है। मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में हुई यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस में 100 परसेंटाइल स्कोर करके AIR 1 हासिल किया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी जर्नी, स्ट्रेटजीज़ और रिसोर्सेज शेयर करना चाहूँगा जो हो सकता है आपके काम आए। जो बच्चे दिसंबर या फिर जो अभी बिगिनर्स है, जो जून 2025 के नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है मेरी कुछ स्ट्रेटजीज उनके काम आए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर देख सकते हैं। तो मेरी पूरी प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था PYQs। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन, चाहे वो दिसंबर 2023 की हो या फिर जून 2024 की नेट एग्ज़ाम की, PYQs के हिसाब से की थी। जैसे जब मैंने दिसंबर 2023 का नेट का एग्ज़ाम दिया था, उस वक्त मैं फर्स्ट सेम में था और मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उस वक्त मेरा नेट हो गया था। उसका सिंपल कारण अगर आपको मैं बताऊं तो वो था PYQs। उस वक्त क्योंकि मेरे पास लगभग 1 से 1.5 महीना ही था, तो उस वक्त और साथ में मेरा सिलेबस भी शायद 30 से 40% ही कवर हुआ होगा, ज़्यादा भी कवर नहीं हुआ था। तो उस वक्त सिर्फ मैंने PYQs जितने शायद 5 से 6 साल के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के PYQs थे उन्हें लगाया और पेपर 1 के PYQs लगाए। पेपर 1 का तो मैंने लगभग कुछ भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ DI और मैथ्स, क्योंकि मेरा अच्छा था, सिर्फ ये पढ़ा था। लेकिन फिर भी मेरा नेट हो गया, क्योंकि जब आप PYQs लगाते हैं तो PYQs का मुझे फ़ायदा ये मिला कि PYQs से आपको पेपर का लेवल पता चल जाता है। आपको ये पता चल जाता है कि किस एग्ज़ामिनर है वो कितना डीप पूछ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथ में जब मैंने दिसंबर के नेट के लिए जब मैंने ओनली PYQs ही पढ़े मैंने, तो उससे मुझे फ़ायदा ये मिला कि एक तो मेरा दिसंबर में नेट हो गया, साथ में उसने एक मेरा बेस भी तैयार कर दिया जून के एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जब मैंने दिसंबर के लिए PYQs को पढ़ा तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ भी रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पेपर 1 का या पेपर 2 का, तो मुझे ये पता लग रहा था कि यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह पेपर 1 ने मुझे आई एम सॉरी PYQs ने मुझे इस तरह से हेल्प किया। और आपको भी, अगर आप एक बिगिनर है, अगर जो तो दिसंबर या जो जनवरी में पेपर होगा, जो तो उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, वो तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। पर जो बच्चे ये अभी जून 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप सबसे पहले PYQs लगाइए, क्योंकि PYQs आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कितना कितना आपको डीप पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो दूसरा पॉइंट है सिलेबस। सिलेबस बहुत ही बेसिक चीज़ है। आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर 1 का सिलेबस पता होना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक बात है। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने सिलेबस की यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट आसान है और कौन सी टफ है। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस यूनिट से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और किस यूनिट से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। या आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट ऐसी है कि जिसे आप छोड़ सकते हैं और कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल के लिए मैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस में 10th यूनिट, लास्ट यूनिट, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, वो मैंने पूरी की पूरी छोड़ दी थी, क्योंकि उससे क्वेश्चन भी कम बनते और मुझे नहीं लगा कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर वैसे ही पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में मैंने इंडियन लॉजिक, क्योंकि मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था और उतना उसका मुझे नुकसान भी नहीं हुआ। तो आपको जो आपका सिलेबस है, ये तो बहुत ही बेसिक बात है कि हर वक्त आपके पास होना चाहिए। पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि आपको सिलेबस को भी थोड़ा एनालाइज करना है कि किस यूनिट को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब सिंपल बात ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए, और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम इम्पोर्टेंट है। तो अगला पॉइंट है नोट्स। नोट्स मेरी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए। नोट्स बनाने के कई फ़ायदे मुझे मिले। सबसे पहला, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो रिवीजन में ही काम आते हैं। दूसरा, नोट्स हमें ये भी बताते हैं कि हमारा सिलेबस कितना कवर हो गया है और कितना बचा है। और तीसरा, नोट्स काम आते हैं क्योंकि अगर जब आप नोट्स बनाते हैं तो कई बार पेपर के वक्त ये आपकी फ्लैश मेमोरी की तरह काम करते हैं, और आपको, क्योंकि हमारा पेपर MCQ बेस्ड है, तो उस वक्त भी आपके काम आ सकते हैं। कई लोग इस पर भी बात करते हैं कि क्या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो मेरा मानना, पर्सनल मानना ये है कि नोट्स बनाने चाहिए। आपके नोट्स कंसाइज और शॉर्ट होने चाहिए। साथ ही में आपको नोट्स में ज़्यादातर ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो आप भूल जाते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल डेट्स या कुछ ऐसी चीज़ें आपको डालनी चाहिए। तो जो मेरे अपने नोट्स हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, अगर वो आपको भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कई लोग या कई स्टूडेंट्स ने अगर ऐसा ही रिस्पॉन्स दिया तो मैं वो आपको भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगला पॉइंट है स्ट्रेटजी। मेरी पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी दोनों अलग-अलग थी, क्योंकि दोनों पेपर अलग-अलग है, तो आपको स्ट्रेटजी भी अलग-अलग बनानी चाहिए। जैसे जब मैं जून 2024 की प्रिपरेशन कर रहा था, तो उसमें मैंने पेपर 2 का ऑलमोस्ट 70 टू 75% ही सिलेबस कवर किया था। लेकिन अगर आप बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 का लगभग 90 से 95% मैंने सिलेबस कवर किया था। इसका सिंपल रीज़न ये था कि पेपर 2 जो सब्जेक्ट होता है, पेपर 2 जो पेपर है, वो आपके अपने सब्जेक्ट का है, तो उसमें आपकी प्रीवियस नॉलेज भी काम आ जाती है, तो आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसे कवर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जो मेरा पेपर 1 था, तो पेपर 1 में क्या होता है कि आपको, क्योंकि सारी यूनिट्स नई होती है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे मैंने किया था। भले ही कुछ चीज़ें होती है जो आपको समझ भी नहीं आती है, पर आपको कोशिश करें कि जितना आप कर सकें उतना करें, ताकि बाद में आपको तुक्के मारने में भी वो सहायता दे। अब बात करें तो पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 कुछ लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो कोशिश करते हैं कि जब मेरा पेपर 2 काफ़ी अच्छा हो जाएगा तब मैं पेपर 1 की तैयारी करूँगा, या फिर पेपर 1 में तुक्के से ही काम चला लेंगे, जो कि गलत स्ट्रेटजी है। क्योंकि अगर आपके पेपर 1 में 20 या 25 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो आपका नेट होना मुश्किल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि नेट और जेआरएफ के बीच का जो गैप है, वो आपका पेपर 1 ही डिसाइड करता है। अगर आपके पेपर 1 में 25 से 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका नेट आसानी से हो जाता है। और अगर आपके 30 प्लस क्वेश्चंस आप पेपर 1 में कर रहे हैं, तो आपका जेआरएफ होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ में आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की थी, वो थी कि आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, तो पेपर 2 में बात करें, तो पेपर 2 में कुछ यूनिट्स है, जैसे हमारी पॉलिटिकल साइंस में, जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, वही है। तो ये 3 यूनिट से, जबकि इस बार क्वेश्चन भी लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन इन 3 यूनिट से ही बने, पर इन यूनिट्स को मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये तीनों यूनिट्स मेरी स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे पता था कि मुझे इन्हें उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जगह मैंने इंटरनेशनल रिलेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो मेरी थोड़ी वीक यूनिट थी। वैसे ही जो मेरी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थी पेपर 1 में, फॉर एग्जांपल डीआई या मैथ्स, तो उन्हें मैंने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा। डीआई मैंने बस इतना पढ़ा, इतनी तैयार किया कि मेरा जो टाइम है, जैसे एक डीआई को करने में मुझे 30 मिनट लगते थे, वो 20 मिनट पर आ जाए, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। और आपको पेपर 1 की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैंने दिसंबर 2023 में जब नेट दिया था, तो उस वक्त मेरा नेट निकल गया, जबकि मैंने पेपर 1 की इतनी तैयारी नहीं की थी। वो बस इसलिए निकल पाया क्योंकि मेरा मैथ्स अच्छा था और डीआई मैंने कर लिया। अगर मेरा वो अच्छा ना होता, तो वो बहुत मुश्किल है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर 1 और पेपर 2 की अलग-अलग यूनिट वाइज़ अपनी स्ट्रैटेजी डिटेल में आपको बताऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो कर दूँगा। तो अगला पॉइंट है रिसोर्सेज़। बहुत से लोग जो इस वीडियो देख रहे हैं, उनका मेन मोटिव यही होगा कि ये जानना कि मेरे रिसोर्सेज़ क्या-क्या थे, मैं कहाँ से पढ़ता था, मैंने पेपर 1 कहाँ से कवर किया, मैंने पेपर 2 कहाँ से कवर किया। तो जो मैंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी इसमें अपनाई, वो थी लिमिटेड रिसोर्सेज़। मैंने जो बुक्स पढ़ी, वैसे तो मैंने कम ही बुक्स पढ़ी है, मैक्सिमम मैंने, अगर आप बात करें तो 60% जो मेरा सिलेबस था, वो मैंने ऑनलाइन ही कवर किया है, मैक्सिमम यूट्यूब से मैंने कवर किया है, और बुक्स मैंने बहुत कम पढ़ी है। तो आपको सबसे पहले तो अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, साथ में आपको वही रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करने हैं। अगर कोई रिसोर्स है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसे फ़ौरन चेंज कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 के लिए जो मैंने यूज़ किए, उनमें अगर आप यूट्यूब चैनल अगर आप फॉलो करना चाहें, तो उसमें एक जेआरएफ अड्डा है, अदिति मैम का, वो आईसीटी और लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा कराते हैं। लेकिन जो मैंने बेसिकली पेपर 1 के लिए सबसे अच्छा जो मुझे लगा, वो है कुमार भरत सर का एक यूट्यूब चैनल है। वो ज़्यादा डीप तो नहीं करवाएंगे, लेकिन उनका चैनल भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो मेरा पॉलिटिकल साइंस का अपना पेपर है। इसमें मैंने जो मेरी रिसोर्सेज थे, इसमें मैंने
जो तो मेरे अपने जैसे मास्टर्स में जो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में जो यूनिट्स थी, वो तो ऐसे ही कवर हो गई, मतलब जैसे क्लासेस में, या फिर उन्हें मैंने बुक्स से पढ़ा है। बाकी मैंने जैसे एजुसीकर एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप उसे देख सकते हैं। और प्रद्युम्न त्रिपाठी सर है, वो काफ़ी अच्छे, इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और बुक्स मैंने बहुत ही लिमिटेड बुक्स पढ़ी है मैंने पेपर 2 की, अपने सब्जेक्ट की। उन बुक्स को भी मैंने ऐसे पढ़ा है, जैसे एक एंड्रू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, तो वो बुक मैंने बस उसके जो टेबल्स होते हैं वो पढ़े हैं, और बाकी मैंने बहुत बेसिक पढ़े हैं। लेकिन जिस फील्ड में हम हैं, जैसे अगर आप नेट क्वालिफाई करेंगे या जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं, तो आप या तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेंगे या आप रिसर्च में जाएंगे, तो उसके लिए बुक्स पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कोई डिपेंड करता है। जैसे मेरे केस में जब मेरा दिसंबर में हो गया, तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर था कि मुझे जून में जीआरएफ निकालना है। तो मेरे पास 3 से 4 महीने थे, और उस वक्त मेरी क्लासेस भी होती थी मास्टर्स की, और पेपर 1 भी कवर करना है, पेपर 2 भी कवर करना है। तो मैंने बुक्स की जगह मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज पे ज़्यादा फोकस किया। लेकिन बात यह है कि जिस फील्ड में हम हैं, तो हमें बुक्स तो पढ़नी होंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जीआरएफ निकालने के बाद शांति से बुक्स पढ़ना चाहते हैं, या शांति से बुक्स पढ़ते पढ़ते जीआरएफ निकालना चाहते हैं, क्योंकि दोस्त पढ़नी तो आपको पड़ेगी। और मैं अपनी यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो मास्टर्स का सिलेबस है, वो नेट के सिलेबस से काफ़ी मिलता जुलता है, खासकर पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको अलग से उन्हें ज़्यादा प्रिपेयर करनी, उन यूनिट्स को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ में ही मेरी जो डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल साइंस एचपीयू में, वहाँ अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो टीचर काफ़ी लीनियंट है। वो अटेंडेंस की आपको इतनी दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही में मुझे एक और चीज़ ने भी बेनिफिट किया मेरी प्रिपरेशन में, वो था कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। हो सकता है आपको बीच वीडियो में आवाज़ें भी आई हो। तो अगर आपको कहीं भी आप हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो हॉस्टल ज़रूर लें, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है, जैसे साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो उससे क्या होता है कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिक या इकोनॉमिक्स, इनकी बेसिक नॉलेज है उसके बारे में पता चलता है, जो आपके पेपर में काम आती है। क्योंकि जब आपको हर सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज हो, तो ये आपको आपके पेपर में एलिमिनेशन मेथड में काफ़ी काम आएंगी, जो आपको उस वक्त पता नहीं लगेगा, पर पेपर के वक्त ही पता लग जाता है। तो अब बात करते हैं कुछ डाउट्स की, जो मुझसे बहुत से बच्चों ने पूछे, या फिर मेरे जो जूनियर्स हैं उन्होंने मुझसे पूछे, जैसे कि क्या कोचिंग लेना ज़रूरी है, क्या कितने घंटे पढ़ना सफिशिएंट है यूजीसी नेट के लिए, या फिर अगर आपका मैथ्स या डीआई अच्छा नहीं है, तो क्या अभी तब भी आप यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं, या फिर क्या फर्स्ट सेम में भी यूजीसी नेट क्लियर हो जाता है। तो इन पर एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोचिंग की। तो मैंने, अगर मेरी बात करें, तो मैंने कोई ख़ास कोचिंग नहीं ली थी। हाँ, ये ज़रूर था, मैंने एजुसीकर के नोट्स मैंने परचेज़ किए थे, वो पेपर 1 के भी, और पेपर 1 के नहीं किए थे, सॉरी, पेपर 2 के किए थे मैंने, पर पेपर 1 के भी अच्छे हैं। लेकिन मैंने कोचिंग नहीं ली थी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका कोई सेक्शन बहुत वीक है, या आपको लग रहा है वो कवर नहीं हो रहा है, तो आप ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर भी डिपेंड करता है। अब है कि आपको कितने घंटे या कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, या कितने घंटे पढ़ना सफिशिएंट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो तो कम है। लेकिन अगर आप 13-14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। अगर आप कंसिस्टेंट है, तो 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे इनफ है। हाँ, ज़रूरी बात यह है कि जब आपका पीक टाइम आए, या मतलब पेपर 1 महीना बचा है या 1.5 महीना बचा है, उस वक्त आपका जो स्टडी टाइम है, वो या जो ये ड्यूरेशन है, ये 8 से 9 घंटे तक पहुंचनी चाहिए, जो मेरी भी इसके आसपास थी। तो अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, तो सफिशिएंट है। अगर अब तीसरी बात करें, तो बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि, क्योंकि खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, उनका मैथ्स अच्छा नहीं होता है, तो वो मुझसे पूछते हैं कि क्या डीआई के बिना और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनके बिना भी नेट क्लियर हो सकता है। तो मेरे हिसाब से नेट तो क्लियर हो जाएगा आपका, बट अगर आपको जीआरएफ क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको ये दोनों अच्छे करने होंगे। क्योंकि मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका डीआई या मैथ्स अच्छा नहीं है, और उस वजह से ही सिर्फ यही एक रीज़न है कि उनका जीआरएफ नहीं हो रहा है। तो इस पर आपको काम तो करना होगा।
और इस पर काम करने के लिए आपको, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि इसे आप 10 दिन में ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आपको इस पर 2 से 3 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ ट्रिक्स भी आपको, जैसे कुछ एजुकेटर होते हैं यूट्यूब पे, वो आपको ट्रिक्स बताते हैं, तो आप उनको यूज़ करके डीआई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब चौथी में चीज़ की बात करते हैं, बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या फर्स्ट सेम में ही आप यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हैं। तो इसका अगर सीधा आंसर मैं दूँ तो हाँ, क्योंकि मैंने खुद किया है और मैं अपने एक दोस्त को भी जानता हूँ, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने भी किया है और उन्होंने भी इतना खास नहीं पढ़ा था जितनी मैंने उनसे बात की है, और मैंने इतना कुछ खास नहीं पढ़ा था। लेकिन यहाँ डिपेंड ये करता है कि अगर आपने 30 से 40% सिलेबस भी कवर कर दिया और आपकी जनरल इंटेलिजेंस ठीक ठाक है और आपका पेपर करने का स्टाइल, जैसे अगर आपका एलिमिनेशन मेथड अच्छा है और अगर आपका डीआई और मैथ्स, क्योंकि ये चीज़ें अगर ये अच्छी है तो आप कर सकते हैं। पर मैं इतना आपको नहीं कहूँगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही नेट निकालने की ज़रूरत है या बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में क्योंकि इतना सारा सिलेबस कवर करना बहुत ही नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन है। तो जैसे मैंने भी खुद जो पेपर 1 था, वो एक जो यूजीसी नेट का पेपर दिया था दिसंबर 2023 में, वो एक ट्रायल बॉल की तरह दिया था। मैं बस ये देखना चाहता था कि पेपर कितना टफ आता है, कितना ईजी आता है, कौन सी यूनिटें ज़्यादा, ऐसे वैसे इन चीज़ों के लिए मैंने दिया था, मतलब ट्रायल बॉल थी। उस पर विकेट मिल गया, वो अलग बात है, तो आप इतना प्रेशर ना ले। अब अगला पॉइंट है रिवीजन। रिवीजन आपकी मेरी पूरी प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ। मैं जब नोट्स बनाता था तो जब मेरे नोट्स, जैसे किसी टॉपिक पे मैंने नोट्स बनाए, तो उस वक्त मैं उन्हें ये शटपट तरीके से एक बार रिवाइज कर लेता था, फिर रात को या फिर अगले सुबह फिर से उन्हें ऊपर ऊपर से देख लेता था। और मैं मेरा रिवीजन ऐसे चलता था कि मैं हर हफ्ते या 2 हफ्ते बाद भी उसे ज़रूर रिवाइज़ करता था, ताकि मैं भूलूँ ना। कई बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो सिलेबस कवर करने के चक्कर में सिर्फ नोट्स बनाने पर फोकस करते हैं, और जैसे उनके नोट्स बन जाते हैं उसे ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करते हैं, तो उससे दिक्कत ये होती है कि आपके 20-25 दिन में वो एक कागज़ का बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, जिसे रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो आपके लिए ही सिर दर्द का काम करेगा। रिवीजन एक और तरीके से फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने नोट्स को जब आपने बना लिया या फिर शाम को या अगले दिन आप उसे फिर से पढ़ रहे हैं, और जब आपका पेपर है उस वक्त आप उसे फिर से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि हो जाता है कई बार कि आपके पास तगड़ा मोटा सा जत्था बन जाता है नोट्स का और आप सारा रिवाइज़ नहीं कर लेते। लेकिन वो कई बार जो आपने एक बार अगर अच्छे से पहले रिवाइज़ किया हो या पहले से उसे ऊपर ऊपर से देखा हो, चाहे आपने 2 महीने पहले भी देखा हो, तो आपकी फ्लैश मेमोरी में रहता है और वो आपको पेपर के दिन बहुत काम आता है। अब बात करते हैं मेरे 4 की सीक्रेट्स की, जिनकी वजह से मुझे एआई अर्बन हासिल हुआ। ये 4 है: फियर फैक्टर, कंसिस्टेंसी, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्चुअल पेपर। तो इन सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी पर। अगर मैं किसी एक चीज़ के लिए खुद को शाबाशी देना चाहूँ तो मैं अपनी कंसिस्टेंसी के लिए दूंगा। शायद जो आपको भी एक चीज़ अपनानी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, जो मैंने अपनाई थी, मैंने शायद ही कभी ऐसे 2 दिन हुए होंगे जब मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा हो। कम से कम मैं 4 से 5 घंटे तो निकालता ही था। और आप किसी भी पेपर को क्लियर करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी ही चाहिए। और जब एक वक्त तो ऐसा आ गया था मेरी प्रिपरेशन में, जब ये मेरी प्रिपरेशन पीक पर चल रही थी, तो उस वक्त मैंने कम से कम 9 से 10 घंटे भी पढ़ा है और साथ में क्लासेस भी लगा लेता था। लेकिन उसका बाद में मुझे कुछ मेंटल इश्यूज़ हो गए थे, जैसे मेरी सोशल लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो लेकिन वो पेपर के लिए वो काम कर गई। अब दूसरा है फैक्चुअल पेपर। जो जून 2024 का पेपर है, चाहे वो जो जून में हुआ वो या फिर जो रीनेट हुआ सितंबर में हमारा, ये दोनों ही पेपर पूरी तरह से फैक्चुअल थे। ये इतने ज़्यादा फैक्चुअल थे कि जब जून 2024 में मैंने पेपर दिया, जो बाद में रद्द हो गया, उसमें मुझे एक वक्त डाउट हो गया था कि ये पॉलिटिकल साइंस वालों का ही पेपर है कि किसी और का है, क्योंकि वो हद से ज़्यादा फैक्चुअल था। लेकिन इसका बेनिफिट मुझे ये हुआ क्योंकि मेरी फैक्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी है, तो इस वजह से मुझे बहुत फ़ायदा मिला। और आपको भी ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो पिछले 2 पेपर हुए हैं, जून का और जो रीनेट हुआ है दोनों, इनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस अपना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी रखना है, क्योंकि हो सकता है दिसंबर में भी ये जो पेपर होगा उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आए थ्योरेटिकल क्वेश्चन के कंपैरिजन में। अब तीसरा जो चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया वो थी पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मुझे अपने जब मेरा दिसंबर में हो गया, तो उसके बाद मुझे ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं कि मुझे जून में अपना जेआरएफ करना है।
और मैंने शायद अपनी पूरी 6 महीने की जितना भी ये पीरियड था या 5-6 महीने का प्रेप में ये पूरा पीरियड था, इसमें मैंने शायद 2-3 बार भी नहीं सोचा होगा कि अगर जून में नहीं हुआ तो मैं दिसंबर में कर लूँगा। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। मुझे पूरा फ़ोकस था कि मुझे अभी करना है तो अभी ही करना है। तो इसके लिए आपको जो चीज़ आप इससे आप सीख सकते हैं या जो आप भी अपनी स्ट्रेटजी में फ़ॉलो कर सकते हैं, वो आपने कभी इस तरह से नहीं चलना है कि इस बार नहीं तो अगली बार सही, इसमें मतलब अब मैं सब डाल दूँ। आपने इसी बार में पूरा जान मारनी है और इसमें आपको 2 ही चीज़ें रखनी है, एक तो फ़ोकस और दूसरा सेल्फ बिलीव जो मैंने रखी थी, तो आपका इससे काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और लास्ट फैक्टर जो मेरी सक्सेस में काम आया वो था फ़ियर फैक्टर। मैं बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग करता हूँ, इससे मुझे स्ट्रेस भी बहुत होता है, लेकिन इसका फ़ायदा भी हुआ क्योंकि मैं मतलब दिन में काफ़ी बार जब मैं होता था तो मैं इसके बारे में सोचता रहता था कि यार पेपर मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा, ये मैं सोचता रहता था। लेकिन ये मुझे मेंटली तो एक तरह से मुझे थोड़ा-सा ये मेरी मेंटल हेल्थ को ख़राब करता था, लेकिन इसका फ़ायदा ये मिलता था कि मैं कभी भी ज़्यादा निश्चिंत नहीं होता था। मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देता था, तो इसने भी मेरी कामयाबी में एक अच्छा रोल हासिल किया। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं यही कहूँगा कि मैं भी आपकी तरह एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलेंगे तो आपको पक्का लगेगा कि इस बंदे में तो उतनी नॉलेज ही नहीं है। ये कैसे AIR-1 आ गया। लेकिन इसका रीज़न अगर मैं बताऊँ, हो सकता है मैं बड़ी बड़ाई कर रहा हूँ, हो भी सकता है। तो इसका सिंपल रीज़न ये था कि मैंने जो UGC नेट का जो हमारा पेपर होता है, उसे बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया था, जो आपको भी करना है। और मुझे पता था कि मुझे कितना पढ़ना है, या फिर कह सकते हैं कि मेरा पेपर स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा था। मुझे एलिमिनेशन मेथड ये बहुत अच्छे से आते हैं, ये इसमें मैं बहुत महारत हासिल कर चुका हूँ अब तक, तो ये मेरे बहुत अच्छे हैं। और अगर आप मेरी बात करें तो आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि जहाँ से मैं हूँ, मतलब हरिपुरदार से, मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज भी, छोटा सा स्कूल है, छोटा सा कॉलेज है, वहाँ से की है। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि मुझे HPU में मतलब शिमला आने से पहले तक ये तक पता नहीं था कि CUET नाम का भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो जब ऐसा इंसान या ऐसा स्टूडेंट जिसे CUET के बारे में मास्टर्स तक पता तक ना हो, वो UGC नेट में 100% आई या AIR-1 हासिल कर सकता है, तो आप तो मुझसे ज़्यादा ही समझदार लगते हैं। तो आपको ज़्यादा निराश नहीं होना है, आपको लगे रहना है और बस आपको फोकस इतना करना है कि आपको सेल्फ बिलीव रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और फोकस के साथ आगे बढ़ते रहना है। और ये आपको ये ज़्यादा भी नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 महीने, क्योंकि ये पेपर इतना मुश्किल नहीं है। हो सकता है मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा क्लियर हो गया है, क्योंकि जब इंसान कोई चीज़ अचीव कर लेता है तो उसे वो मामूली लगती है। बट मुझे पर्सनली लगता है कि ये पेपर उतना टफ नहीं है। बस आपको 3 से 4 महीने की अच्छी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको तन मन धन से उसमें लग जाना है। बस आप ये सोचिए कि बस 3-4 महीने की बात है, आपका हो जाएगा और उसके बाद आप निश्चिंत रहें। तो अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे मेरी जर्नी क्या थी, या फिर मैं कहाँ से हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या था, मैं कैसे पढ़ता था, तो या किसी भी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा।